नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश हमारा नेता और मैं हूं सुंदर सोलंकी। किसी ने खूब कहा है कि आजादी बगैर शिक्षा के अधूरी है और हमारा देश और हम सब देशवासी आजादी की 17वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं। और इसी खास मौके पर सूबे के शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा देश की भावी पीढ़ी से रूबरू हो रहे हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। पहला सवाल यही है कि एक लंबी आपने लड़ाई भी लड़ी है, चाहे वो संघर्ष की बात हो, और शिक्षा मंत्री आप पहले भी रह चुके हैं। जो मूल्य और जो वैल्यूज़ की बात करते हैं, जिसके लिए पूरी दुनिया में हम हिंदुस्तानी जाने जाते हैं, क्या देखते हैं, गिरावट आई है? देखिए सोलंकी जी, ये भारत है और आज़ादी का अपना एक गौरव गाथा है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई ने चंद्रशेखर जी को नमन करते हुए मध्य प्रदेश से देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के संबंध में, कश्मीर के संबंध में, आज़ादी से पहले भी जी, हिंदुस्तान दुनिया का सबसे प्राचीन देश है। राखी गढ़ी के उत्खनन के बाद ये दुनिया में साबित हो गया कि ये जो सभ्यता है ये दुनिया की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। शिक्षा, संस्कार और संस्कृति ये हमारा पेटेंट है। जी, हम व्यक्ति निर्माण का काम शिक्षा जगत में करते हैं। लेकिन अब वेस्टर्न कल्चर जिस तरह से हावी हो रहा है, जिस तरह से प्रदूषित कर रहा है, हम ऐसे लगता है जैसे असहाय हैं, बेबस हैं। नहीं, एक बात आप सही कह रहे हैं कि पिछले 15-20 सालों में शिक्षा का व्यवसायीकरण हुआ है, जी, शिक्षा का व्यापारीकरण हुआ है। परंतु मैं आज अपने हरियाणा के पंचकुला नगर में और राजकीय विद्यालय सार्थक, जो हमारा बहुत प्रतिष्ठा की संस्था है, जिसमें 1300 बच्चे पढ़ते हैं और 9वीं 10वीं 11वीं के बच्चे यहाँ इनके बीच में बैठे हैं। जैसे एक विज्ञापनबाजी होता है, प्राइवेट स्कूल का आदमी प्रथम स्थान पर 90 से ऊपर नंबर आते हैं तो 3 दिन नेशनल अखबारों में उसकी फ़ोटो आती है, सब आता है। परंतु ये वो विद्यालय है जिसके 10वीं के परिणाम में, 11वीं के परिणाम में, +2 के परिणाम में कोई बच्चा फेल नहीं होता है। फिर सार्थक जैसी स्थिति और आपके और स्कूलों की तो नहीं? नहीं, सार्थक जैसी स्थिति सब जगह नहीं है, परंतु हरियाणा के हर जिले में हम एक मॉडर्न संस्कृति विद्यालय के नाम से, और हमने 2 सालों में उसका विकास किया है। और धीरे धीरे, जैसे ये पंचकुला है, यहाँ बड़े बड़े विद्यालय हैं, भवन विद्यालय है, DPS है, परंतु हमारा जो सार्थक की एक जो प्रतिष्ठा है, इसके लिए भी बच्चों के दाखिले की उतनी ही लंबी लाइन है जो बाद में होती है। नहीं, ये इसके लिए आप और आपका विभाग धन्यवाद योग्य है। ETV इसकी सराहना करता है। लेकिन बात ये है कि आज़ादी की हम बात कर रहे हैं, आज़ादी की 17वीं वर्षगांठ हम मनाने जा रहे हैं। वैल्यूज़ की बात हम करें तो भी गिरावट आ रही है। देशभक्ति की जो भावना होती थी, जिस तरह की स्थिति, ना तो अब स्कूलों में, बच्चों में ही वो भावना होती है कि भाई आर्मी में जाना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को बाहर जाना है, वो स्थिति भी देश के लिए कम खतरनाक नहीं है। नहीं, ये आप सही कह रहे हैं कि पूरा जो अंतर्राष्ट्रीय एक दबाव है, जो युवा मानसिकता के ऊपर, रोजगार का दबाव है, अधिक से अधिक पैसा कमाने का दबाव है, इन सारी बातों के होते हुए मैंने हरियाणा में नैतिक शिक्षा गीता पाठ्यक्रम में जोड़ना 5 जुलाई को कुरुक्षेत्र में। आज हरियाणा के तमाम 20,000 से ज़्यादा छोटे बड़े विद्यालय हैं। नैतिक शिक्षा केवल पूरे हिंदुस्तान में, सब प्रांतों में पाठ्यक्रम के अंदर गीता को, कुरान को और नैतिक शिक्षा का कहीं उल्लेख हुआ है, कहीं पाठ्यक्रम में उसको जोड़ा है, वो हमने हरियाणा में जोड़ा। चलिए, इसके लिए भी बधाई के पात्र हैं। लेकिन जो ज़रूरत है आज के दौर की, वहाँ क्या गीता का पाठ्यक्रम ये क्या सही बैठता है, तालमेल बिठा पाता है? जो ज़रूरत है, बाज़ार की ज़रूरत है, आज की ज़रूरत है। देखिए सोलंकी जी, जो बाजार की ज़रूरत है जी, उसके हिसाब से गीता शाश्वत है, गीता हर प्रसंग में सार्थक है। गीता केवल धार्मिक पुस्तक नहीं है, गीता केवल कोई अनुष्ठान नहीं है, गीता ज्ञान भी है,
गीता विज्ञान भी है, गीता भारत की रीत भी है, गीता भारत की प्रीत भी है, गीता शंका भी है और गीता समाधान भी है। चलिए, बड़ी बात कह रहे हैं मंत्री जी। गीता के विषय को लेकर जिस तरह से पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है, ये महज धर्म से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, कर्म से जोड़ा जाना चाहिए। जिस तरह से बात करें, आपके विभाग पर बड़ा दबाव रहता है और खासकर टीचर पर भी। टीचर को सर्वेक्षण भी करना है, चुनाव भी करवाने हैं और कई सारे काम होते हैं पढ़ाने के अलावा। ऐसे में आप नहीं समझते हैं कि एक क्लर्क की भी भूमिका निभा रहा है, जो गुरु है, जिसे भावी पीढ़ी का निर्माण करना है, उसके लेकर इस तरह की स्थिति ना रहे, उसे लेकर कुछ सोचा है आपने? ये सोलंकी जी आप ठीक कह रहे हैं कि क्योंकि शिक्षा जो क्षेत्र है इसमें मैन पावर सबसे बड़ी अधिक है। सारा यदि हायर एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन मिला लें तो 40 लाख से ऊपर बच्चे हम पढ़ाते हैं और 1 लाख से ऊपर हमारा विद्यालय में अध्यापक और सब है। मैन पावर क्योंकि राजकीय संस्थानों में सबसे बड़ी विद्यालय में है, बच्चे सबसे अधिक विद्यालय में हैं, तो जब कोई विज्ञापन करना होता है, जो पहले तो हमसे पहले तो एड्स का भी प्रचार जब सरकारें पिछली करती थी तो हम बच्चों को लेकर के जुलूस निकालते थे। इस बार हमने विद्यालय में जो अतिरिक्त काम अध्यापक करता है, केवल चुनाव उनाव की जो बात आती है वो तो बिना अध्यापक की समापन नहीं हो सकता। बाकी सब जो थे, माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के सामने हमने ये आग्रह किया, तो बाकी जो अतिरिक्त काम अध्यापक को करने पड़ते थे उनसे हमने मुक्ति दिलाई है। चलिए, ये बड़ी बात कही है कि शिक्षा के स्तर में अगर सुधार की कोशिश कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि टीचर को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को वक्त दिया जाए, इस तरह की स्थिति बना रहे हैं। एक आखिरी, क्योंकि आज़ादी का पर्व हम मनाने जा रहे हैं और शिक्षा मंत्री होने के नाते क्या कुछ संदेश है? आज़ादी का संदेश ये है कि देखो, आज़ादी की जो लड़ाई है वो बड़ी रोमांच करने वाली है। राम प्रसाद बिस्मिल को जब फांसी दी जानी थी तो पत्रकार मित्र आए और आपको मालूम है हमने जेलें काटी हैं, हमने फांसी लगते हुए लोग देखे हैं। फांसी का एक नियम है कि सूर्य उदय होता है तब फांसी दी जाती है और पहले जिसको फांसी दी जाती है उसका डॉक्टर वेट करता है, उसका ब्लड प्रेशर देखता है। तो उस समय जब डॉक्टर और वो सब गए तो राम प्रसाद बिस्मिल अपनी कोठड़ी में दंड बैठक लगा रहे। डॉक्टर ने वजन तोला कि 1 किलो वजन पिछले दिन से ज़्यादा था और उधर जुल्फिकार अली भुट्टो ने, याहिया खान ने कहा कि भाई फांसी देंगे, तो वो प्राण पखेरु शरीर छोड़ करके पहले ही उड़ दिए। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो राम प्रसाद बिस्मिल से वो पत्रकार बहन ने पूछा कि आज की दंड बैठक का क्या फ़ायदा होगा, आप आधे घंटे बाद आपने फांसी पर झूल जाना है। और कहने लगे मैं अपनी दिनचर्या का कोई हिस्सा बाकी छोड़ के नहीं जाना चाहता। और जब वो उनको फांसी पर ले जाया गया तो जल्लाद ने उनका चमकता हुआ चेहरा देखा, चौड़ी छाती देखी, जल्लाद को बेहोशी आ गई और राम प्रसाद बिस्मिल ने फांसी का फंदा अपने हाथ में लिया, काला टोपा खुद पहना और शेर बोला, मरते बिस्मिल रोशन लहरी, अस्फाक अत्याचार से पैदा होंगे हजारों हमारे खून की धार से। और फांसी का फंदा डाल के और वंदे मातरम, भारत माता की जय बोल करके, ये हमारा संक्षेप में आज़ादी की जो लड़ाई है, भारत का जीना महान है, भारत का मरना भी महान है। रोम यूनान मिस्र सब मिट गए जहाँ से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी है। ये वो बात है, भारत का जो भारत माता के प्रति एक श्रद्धा का भाव है, एक मरने मारने का जो भाव है, वो हमारी आज़ादी के पीछे खड़ा है। आज मैं बच्चों को और हरियाणा वासियों को कहना चाहता हूँ, स्वतंत्रता संग्राम का 70वां वर्ष है, ये शहीदों को नमन करने की घड़ी है और बच्चों को प्रेरणा लेने की घड़ी है। इसी के साथ मैं आप ईटीवी का और सारे छायाकार मित्रों का, पत्रकार मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बड़ी बात कही है कि बलिदान की जो ताकत होती थी पहले, जिस तरह से बिस्मिल जी की जो कहानी सुनाई उन्होंने, एक
बहुत बड़ी प्रेरणा है हमारे लिए कि बलिदान की ताकत इतनी थी कि हम आज़ादी तक पहुंच गए। लेकिन अगर ये स्थिति, ये भावना अगर मिटती गई तो ऐसा ना हो कि आज़ादी हमसे दूर चली जाए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद देश की भावी पीढ़ी खुद शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा से रूबरू होगी और अपनी बात रखेगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका एक खास जनता दरबार में। जी हाँ, 70वीं हम जो सालगिरह आज़ादी की मना रहे हैं उस पर खास जनता दरबार है। देश की भावी पीढ़ी सूबे के शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा जी से रूबरू है। क्या कुछ देश की भावी पीढ़ी के मन में है, शिक्षा मंत्री जी से क्या जानना चाहते हैं, आइए जान लेते हैं। जी रखिए अपनी बात। माननीय महोदय श्रीमान रामविलास शर्मा जी, मेरा आपसे सवाल है कि आपने अपनी लाइफ में कितना संघर्ष किया? बहुत किया है निशा, और अभी संघर्ष का कभी नहीं, कोई ऐसा लम्हा बताइए बच्चों के लिए जो एक नजीर बन संघर्ष सके। बेटे बहुत लंबा इमरजेंसी थी, विचारधारा की लड़ाई थी, और मुझे 11 दिन का पुलिस रिमांड हुआ और मैं अम्बाला इंटरोगेशन सेंटर में था। तो सब 3rd डिग्री मेथड शरीर के ऊपर आजमाए गए। तो एक इंस्पेक्टर था आईबी का, उसने कहा कि भाई आप बताते क्यों नहीं, दर्पण अखबार कहाँ छापते हो? तो मैं कहता था कि ये इमरजेंसी काली रात है, ये ख़त्म हो जाएगी तब हम बताएंगे। तो उस इंटरोगेशन सेंटर के इंचार्ज थे मिस्टर कंग। तो वो मलिक सुबह जाता है कि बंदा बड़ा दुर्दांत है, ना झूठ बोलता है और ना कोई सच्ची झूठी कोई कहानी दसदा है। कहता है कि एमरजेंसी जिस वेले उठेगी तो सारी गल्लां असी आपे आप दस देंगे। तो वो कहने लगे, कंग साहब कहने लगे, ये नाल ज़्यादा पंगे ना लेना, ये छोटी मोटी रकम नहीं है। उस दिन के बाद टॉर्चर थोड़ा ख़त्म हुआ। विचारधारा की अपने आप में एक बड़ी ताकत होती है। नैतिक जो ताकत होती है वो शारीरिक ताकत से बेटे संघर्ष एक निष्ठा से जो होता है उसको भगवान भी ताकत देता है। बड़ी बात कही है कि जिस तरह से स्ट्रगल की बात करें, इमरजेंसी के दौरान रामविलास जी जेल में भी रहे और बहुत सारी पीड़ाएं उन्होंने सही। उनके जीवन से ये प्रेरणा सभी को मिलती है कि जो मुश्किलें होती हैं, परेशानी होती हैं, उनसे डरना या घबराना नहीं चाहिए। अगली बात ले लेते हैं। जी रखिए अपनी बात। माननीय महोदया जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आजकल के बच्चों को किस टाइप की शिक्षा देनी चाहिए? आज कल और परसों ये जो अपना देश है इसकी एक बहुत प्राचीनतम परंपरा है। व्यक्ति व्यक्ति है, सूरज समय पर निकलता है। भारत का जो पेटेंट है, भारत का जो व्यक्ति है, पहली शताब्दी में हुएनसांग और फाइयान आए थे। उन्होंने भारत के बारे में, नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय अपने पुराने थे। व्यक्ति निर्माण की जो प्रक्रिया है, व्यक्ति को व्यक्ति होना चाहिए। आज पूरी दुनिया में भारत का इंजीनियर, भारत का डॉक्टर लोग क्यों पसंद करते हैं? एक सर्वे यूरोप में 10 साल पहले हुआ तो एक क्वेश्चनएयर था, 10 सवाल थे उसमें, और उस 10 सवाल में से 3 जो ऊपर के सवाल थे उनका 50,000 लोगों ने एक ही जवाब दिया, इंडियन डॉक्टर इज अवेलेबल फॉर हिज पेशेंट 24 आवर्स। यूरोपियन डॉक्टर इज नॉट अवेलेबल बियॉन्ड 5 डे वीक वहाँ होता है। इंडियंस आर सिंसियर, इंडियंस आर कॉम्पिटेंट। ये एक भारत के प्रति मान्यता है। लेकिन सर, पुरानी परंपराओं पे आज रोजगार नहीं हासिल किया जा सकता है। बच्चे का शायद सवाल यही है। सोलंकी जी, ये इंजीनियर और डॉक्टर तो मैं आज की बात कर रहा हूं। लेकिन लोगों का ज्यादातर ये मानना होता है कि जहाँ गीता में आप समय लगेंगे नैतिक शिक्षा लेने में, वहाँ कोई प्रोफेशनल कोई कोर्स करेंगे तो वो ज्यादा बेहतर होगा। ये लोगों में अभी समझ ये काम करती है। नरेंद्र भाई मोदी का जो स्किल डेवलपमेंट का कौशल कुंज जो हमने बनाए हैं, हरियाणा में भी हम एक स्किल डेवलपमेंट के ऊपर पलवल में पूरा यूनिवर्सिटी उस पर खोल रहे हैं। आज डॉक्टर्स आर अनएम्प्लॉयड, इंजीनियर्स आर अनएम्प्लॉयड, परंतु
आज दिल्ली में, देश की राजधानी में, और एक नोटिस बोर्ड हर एम्बेसी के बाहर लगा है कि वी नीड संस्कृत स्कॉलर्स हु कैन ट्रांसप्लेंट ये संस्कृत स्क्रिप्ट इन हिंदी और इंग्लिश। आज संस्कृत का कोई विद्वान हिंदुस्तान में बेरोजगार नहीं है। मंत्री जी बड़ी बात कह रहे हैं, अपनी पुरानी जड़ों को हमें नहीं छोड़ना चाहिए, और वो जो जड़ें हैं जिनसे हम जुड़े हुए हैं पुराने काल से, वो एक अलग महत्व रखती हैं। अगली बात ले लेते हैं जी, रखिए सर। आपने जिस प्रकार बताया कि फॉरेन में 10 सारे जो मतलब लोग कहते हैं कि इंडियंस आर सिंसियर। सर, इंडियंस को ज़रूरत ही क्यों पड़ती है कि वो बाहर जाके नौकरी करें? वो अपनी कंट्री में ही क्यों नहीं करते हैं? बहुत बड़ा वाजिब सवाल उठाया है, बेहद शानदार सवाल। जी मंत्री जी, इसकी व्यवस्था करिए ना कि बाहर ही क्यों जा रहे हैं। आपके यहाँ टैलेंट की कदर ही नहीं है, ये स्थिति है। ये बात बेटी आपने सही कही है। आने वाले दिनों में जो ब्रेन ड्रेन एक परंपरा चल पड़ी है, एक अधिक कमाने की जो परंपरा चल पड़ी है, इसको आने वाले दिनों में उधर देश में नरेंद्र भाई मोदी और इधर हरियाणा में हम इसके ऊपर विशेष चिंता करके रोजगार के अवसर पैदा कर रहे हैं। चलिए, मंत्री जी कह रहे हैं कि इस तरह की ये जो परंपरा चली आ रही थी कि बाहर जाना पड़ रहा है हमारे देश के टैलेंट को, ऐसी स्थिति रही रहेगी। उनकी सरकार इसके लिए काम कर रही है। अगली बात लेते हैं जी, रखिए अपनी बात। नमस्ते श्रीमान महोदय, मेरा नाम विपुल कुमार है और मैं +1 कक्षा में पढ़ता हूँ। श्रीमान, गीता में एक श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुः मा तसंगस्त्व कर्मणि। ये बात की चरितार्थ करती है कि हमारे देश में जितने भी डॉक्टर इंजीनियर हैं, जो भी हैं, मतलब जिस सेवा क्षेत्र में हैं, वो मतलब अपनी कर्मनिष्ठा से कार्य करते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें फल नहीं मिलता है। जो और बच्चे पढ़ाई करते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, अपनी पूरी लगन से करते हैं, परिश्रम करते हैं, वो इस बात को चरितार्थ करते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते को, लेकिन फिर भी उन्हें फल नहीं मिलता। जो और कोई होते हैं, जो बड़े बड़े नेताओं के बच्चे होते हैं, उन्हें ये जी बड़ा सर्विस सवाल मिल जाती है। तो आप इसके बारे में जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, तो वो इनके लिए क्या कर रहे हैं, वो क्या स्टेप उठा रहे हैं इसके लिए? सौभाग्य और संयोग की बात यह है कि नरेंद्र भाई मोदी का कोई बच्चा नहीं है, माननीय मनोहर लाल जी का कोई बच्चा नहीं है, सब आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं। जो पहले था एक वंशवाद जो चल पड़ा था, सही बच्चे की जो एक मौलिक सवाल बच्चे के जहन में आया कि पिछले कई वर्षों से हिंदुस्तान में एक परंपरा चली हुई थी कि इसके बाद इसका वो परंपरा नरेंद्र भाई मोदी ने तोड़ी है, मनोहर लाल जी ने तोड़ी है। तो आपका ये जो जिज्ञासा है इसका समाधान है। चलिए, मंत्री जी कह रहे हैं कि इस तरह की स्थिति ना हो, सबको समान हक मिलेगा, जिनको जो अपॉर्चुनिटी है समान मिलेंगी। अगली बात ले लेते हैं जी। रिस्पेक्टेड सर, आपने जैसे हम बात कर रहे थे इंडियन डिपेंडेंसी जो है फॉरेन एजुकेशन के ऊपर डिपेंड हो गई है, तो उसके लिए कौन कौन से स्टेप्स उठाए जा रहे हैं कि जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है वो रोका जा सके? जो हमारे इंटेलिजेंट माइंड्स हैं इंडिया के, वो इंडिया में ही रहे, ना कि फॉरेन जाकर अपना वो चलाएं। सवाल 2 हैं, पहले पे चर्चा कर चुके हैं, लेकिन दूसरा जो सवाल है वो बड़ा वाजिब है कि शिक्षा बाहर की क्यों? एक आपने बहुत एक मौलिक बात आपने मन की कही है। आज ऐसा लगता है कि विदेशी जो कंपनियां हैं उनका विज्ञापन ज़्यादा है, व्यक्ति निर्माण की जो बात है वो आज भी भारत से वो सीखते हैं। और बहुत बड़ा जवाब दिया है, बहुत बड़ी बात कही है कि भारत की जो शिक्षा प्रणाली है, जो रीति है, जो रिवाज हैं, वो पूरी दुनिया में अब तक उनकी महत्ता है और लगातार हमें अपनी जड़ों से जुड़े रहना चाहिए। अगली बात ले लेते हैं जी, अगला सवाल। रिस्पेक्टेड सर, मेरा आपसे ये सवाल है कि जो इंडिया का ड्रॉप आउट रेट है वो बढ़ता क्यों जा रहा है? ड्रॉप आउट रेट जो बढ़ता क्यों जा रहा है? ये केवल बहुत बड़ा सवाल है सर। भारत का नहीं है, कुछ जो ड्रॉप आउट है उसके कुछ तो आर्थिक कारण है। जैसे मेवात में इंड्री एक गांव है, जैसे इधर कलानौर के पास भट्टा पर जो बच्चे रहते हैं, जो लेबर रहती है, उनके लिए हम अलग से विद्यालय चला रहे हैं। गाड़िया लुहार के बच्चे, जो गाड़िया लुहार आप सब जानते हैं, महाराणा प्रताप की सेना थी ये,
और इन्होंने वहाँ लड़ाई लड़ते लड़ते संकल्प कर लिया इन्होंने कई पीढ़ी पहले कि हम छत के नीचे नहीं सोएंगे, चारपाई पर नहीं सोएंगे। जो युद्ध में इनकी दिनचर्या थी वही, और वो बसने के लिए तैयार नहीं हुए। तो हमने उनके प्रोत्साहन के लिए कि गाड़िया लोहार का बच्चा विद्यालय में आएगा, 1 रुपया रोजाना उसको स्कॉलरशिप देके। तो अनेक, ये बात आपकी ठीक है कि इस संबंध में अनेक योजनाएं हमने चालू की है। चलिए, ड्रॉप आउट की बात है, बड़ी भयंकर समस्या है, बड़ी समस्या है, लेकिन उसके लिए मंत्री जी भरोसा दे रहे हैं कि जो लोग जो मूव करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, उनके लिए भी एक व्यवस्था की है और इस समस्या पर वो बड़ी गंभीरता से इसका समाधान निकालने का प्रयास कर रहे हैं। अगली बात लेते हैं जी। नमस्कार सर, मेरा नाम संदीप है और मैं 10वीं ब का छात्र हूं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप जो एजुकेशन पॉलिसीज़ बनाते हो वो आप कि कौन से पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बनाते हो, किन पॉइंट्स को, मेन पॉइंट्स को रखकर बनाते हो? चलिए, शिक्षा मंत्री जी के द्वारा जान लीजिए कि कैसे शिक्षा पॉलिसी बनती है जी। से संदीप ने एक बात पूछी कि हम पहले उसका सर्वे कराते हैं। जैसे इस बार हरियाणा में पहली बार लगभग 22 महीने के बाद हमने स्थानांतरण एक नीति बनाई और हमने 6 तारीख को 11,600 पीजीटी अध्यापकों का स्थानांतरण बैठे बिठाए किया। किसी को सचिवालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ा, अपने अपने दफ्तर से उन्होंने अपने पसंद के स्टेशन भरे। हमने 11,600 को उनके वांछित जी। पहला सर्वेक्षण करते हैं आप, उसके बाद पहले सर्वेक्षण कराते हैं जी। जिस संबंध में हम नीति बनाते हैं उस संबंध में, चाहे वो बच्चों के है तो बच्चों का सर्वेक्षण करते हैं, कर्मचारी के बारे में बनाते हैं तो कर्मचारियों के बीच में जाकर हम सर्वेक्षण करते हैं और उस पर बार बार चर्चा करके फिर उसको फाइनल रूप देते हैं। शिक्षा की कोई भी नीति हो, किस तरह से बनती है, मंत्री जी ने बच्चों के जरिए, बच्चे के सवाल के जरिए आप सभी को बताया है। अगली बात ले लेते हैं जी। मेरा नाम अभिषेक है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने बच्चों के एजुकेशन में क्या क्या सुधार किए हैं और कितनी जगह पे ये देखा गया कि 3-3 क्लास एक ही टीचर लेता है? आने वाले 2-3 महीने, ये अभिषेक की चिंता ठीक है, कई विद्यालय ऐसे हैं जिनमें जो प्राथमिक विद्यालय है उसमें एक टीचर है। हमने बहुत बड़े पैमाने पर एक एक्सरसाइज किया है। आने वाला दिनों में कोई अध्यापक बिना बच्चे के नहीं रहेगा और कोई बच्चा बिना अध्यापक के नहीं रहेगा। बड़ा भरोसा दिया है ईटीवी के मंच पर कि आने वाले, अगर बात करें, प्रदेश में ऐसी स्थिति नहीं रहेगी कि जहां अध्यापकों की कमी की कोई भी बात सामने आएगी। अगली बात लेते हैं जी। रिस्पेक्टेड सर, मेरा नाम पूजा है। जैसे कि हमारे स्कूल में ट्रांसफ़र पॉलिसी में हमारे स्कूल में टीचर्स क्यों नहीं आए? बहुत जल्दी इन दिस वीक यू विल गेट द टीचर्स। बड़ा भरोसा, 1 हफ्ते के अंदर सार्थक स्कूल में टीचर की नियुक्ति हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। ईटीवी के जरिए जाना पूरे देश ने, प्रदेश ने, बच्चों के माध्यम से बड़े अच्छे अच्छे सवाल थे। आपकी शिक्षा नीति, आपका संघर्ष, आपका जीवन काल और जिस तरह से जाना, हम शुक्रगुजार हैं आपके। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी किसी शख्सियत के साथ। लेकिन 70वां जो हम आज़ादी का पर्व मना रहे हैं, बच्चों का क्या संदेश है? सारे जहां